जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको बड़ा संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। हम उतना ही बात करेंगे जिससे आपके एग्जाम का प्रश्न हल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टॉपिकों के ऊपर। चलिए, सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर के जो नींव है, फाउंडेशन है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मूर्तियाँ, मंदिर एवं अन्य स्थापत्य, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले उसके एक सब टॉपिक को देखते हैं जो समाचारों में थी। तो वो टॉपिक क्या है, आप ध्यान से देखिए। स्मारकों को संरक्षित सूची से हटाना, डीलिस्टिंग ऑफ मोनूमेंट्स। अब ये क्या है, न्यूज़ में क्यों है, इससे रिलेटेड एक्ट कौन सा है और इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, ठीक है, और नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो एग्जाम में बनने वाला प्रश्न हमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज है वो क्या है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 24 लुप्त या तो फिर अप्राप्त स्मारकों में से 18 स्मारकों को स्मारकों की केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये आपको आंकड़ा याद रखना है। 24 लुप्त या फिर अप्राप्त जो मतलब मोनूमेंट्स हैं उनमें से 18 को अब केंद्रीय संरक्षण, ठीक है, एक लिस्ट होती है उसमें से हटाने की बात की है, ठीक है। अब कैसे हटाया जाता है, कौन सा एक्ट है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और ये डाटा 18 स्मारक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कौन हटा रहा है, किसका सर्वे है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे गौरतलब है कि यहाँ पे जब ASI आए तो आप समझ लीजिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, ने कुछ समय पहले उन स्मारकों की एक सूची जारी की थी जो गायब या लुप्त हो गए हैं, ठीक है। अब वो उनमें से कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे 18 स्मारक तो आपने याद कर ली मोटा मोटी। अब ये क्वेश्चन आपसे 18 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उनमें सभी को अब 18 को रटने बैठेंगे तो आपका समय नुकसान होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा के मुजेसर गाँव में स्थित एक कोस मीनार नंबर था 13, ठीक है। तो हरियाणा के मुंजेसर गांव में स्थित कोस मीनार, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गनर बुरकिल का मकबरा, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये अगर हम बात करें तो ये झांसी जिले में है, ठीक है। क्या है, गनर बुरकिल का मकबरा, ये भी लुप्त प्राय है, इसके आंकड़े अप्राप्त हैं। वाराणसी में एक तेलिया नाला बौद्ध खंडहर है, ठीक है। तो इन्हें अब क्या है, जो केंद्रीय संरक्षण लिस्ट थी उनमें से हटा दिया गया है, ठीक है। अब हटाने से क्या होता है कि इनके ऊपर जो प्रोटेक्शन या रिजुनिएशन में खर्च आते हैं केंद्र की तरफ से वो अब नहीं आवंटित होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए कोस मीनारें उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रांड ट्रक रोड जो है उसके किनारे मध्यकालीन भारत में निर्मित हुई थी कोस मीनारें, ठीक है। और ये अनूठी और महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प उपलब्धि है जिन्हें 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन अब इनके आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इनको भी, जो हरियाणा के मुजेसर गांव में कोस मीनारे हैं, इनको भी अब केंद्रीय संरक्षण लिस्ट से हटाया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपने जान लिया किसने बनवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। चलिए, अगर मान लीजिए बैकग्राउंड में जाके प्रश्न पूछेगा तो आपसे ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह निर्णय केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा भारत में लुप्त स्मारक और स्मारकों की संरक्षण संबंधित मुद्दे शीर्षक से संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया है। ऐसा नहीं है हवा हवाई, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व कौन होगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है जो चीज़ न्यूज में होती है वहाँ से नहीं, बैकग्राउंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है सबसे पहले। उसके बाद इसकी उत्पत्ति या स्थापना की बात करें तो 1861 में, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी इसकी स्थापना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व का जनक अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो हम किसको कहते हैं, कनिंघम को। याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संबंधित मंत्रालय, तो यहाँ पे दोस्तों संस्कृत मंत्रालय मैंने पहले ही कोट कर दिया था। परिचय की बात करें तो यह संस्कृत विरासत से संबंधित प्राचीन स्मारकों के पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख संगठन है, ठीक है।
अभी आपने देखा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक मंदिर और मस्जिद एक ही जगह पे होने का विवाद था, ठीक है, और उसका नाम आप कमेंट में देंगे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था उसके ऊपर अपना निर्णय, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा वो कौन सी मस्जिद है जो मंदिर वाला नाम लेके बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना कुछ जानने के बाद इनके जो कार्य हैं वो आपने मोटा मोटी जान ही लिया है, ठीक है। तो ये प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम एक है, ये याद रखेंगे, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में AMASR अधिनियम 1958 याद रखेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेंगे, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं क्या है अवशेष अधिनियम 1958 तथा पुरावेश एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, ठीक है, के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है कौन, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह विश्व धरोहर संपत्ति आदि सहित केंद्र स्तर पर संरक्षित स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सुरक्षा और रख रखाव के प्रभारी की भूमिका निभाता है कौन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपने ये दो एक्ट याद रखनी है, एक आमासार, ठीक है, 1958 का एक एक्ट है, और एक क्या है पुरावेश एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी जान लीजिए, जैसे केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से स्मारक को हटाने के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर जब हटाया जाएगा तो केंद्रीय सूची से हटाने का कार्य प्राचीन स्मारक ये अधिनियम करेगा 1958, ठीक है। उसमें एक धारा है धारा 35 है, आपने देखा था इसके पहले ना डेप्थ में जाके धारा के ऊपर प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई डेप्थ में एक्ट पूछा गया था, तो ये धारा भी पूछी जा सकती है। तो धारा 35 है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, एक बार जब किसी स्मारक को इस सूची से हटा दिया जाता है तो स्मारक के आसपास जैसे मान लीजिए शहरीकरण किया जा सकता है, ठीक है। तो शहरीकरण संबंधित गतिविधियां फिर से यहाँ पे आरंभ की जा सकती हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे लगभग आपने देख लिए हैं, ठीक है। अब इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप जान लीजिए, जैसे अब संविधान में आपसे पूछा जाए कि इसका प्रावधान कहाँ पे है, या फिर इसमें जो लुप्त प्राय फिर अप्राप्त जो मतलब एक टर्म यूज़ किया गया है, क्या ये पहले से MSR एक्ट 1958 में है कि नहीं, ऐसा अगर प्रश्न स्टेटमेंट में आए तो आप ध्यान रखेंगे कि जो AMASR एक्ट है इसमें लुप्त स्मारक शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है। इसका प्रयोग कैग ने अपने एक ऑडिटिंग रिपोर्ट में किया था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए आपसे DPSP में जाके प्रश्न पूछे कि जो मोनूमेंट्स हैं जिनका एक तरह से प्राचीन महत्व है, ठीक है, भारत के लिए, उनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे 49, ठीक है। तो आर्टिकल 49 आपको याद रखनी है, उसमें एक सबसेक्शन B भी आए तो उसको भी याद रखना है, ठीक है। तो देखिए आपने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, और यहाँ पे देखिए इस एक्ट के बारे में भी आपने जहाँ तक देखना था, ठीक है, MSR एक्ट 1958 याद रखनी है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 भी याद रखनी है। अब इसमें है क्या, इसमें एक धारा 3 है, इसके तहत इसमें ऐसी सभी प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष शामिल है जिन्हें निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अब किसके द्वारा, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम, वही हमने जो बात किया MSR, ठीक है, उसी का एक एक्ट है 1951 का, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का धारा 126 है, ठीक है। तो इतना डेप्थ में नहीं जाना है, जो मैंने आपको पहले ये एक्ट बताई थी MSR एक्ट याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, और एक 1972 का एक्ट था उसको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कानूनी स्थिति के ऊपर तो हमने मोटा मोटी बात कर ही लिया है, ठीक है। क्या बात किया कि इसको 49 के अंतर्गत, आर्टिकल 49 के अंतर्गत ऐसे मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। और MSR अधिनियम क्या है 1958, यह कानूनी राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं जो अवशेष है उनके संरक्षण का प्रावधान करता है। तो आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, मैं एक बारी ब्रीफ कर देता हूँ इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। एक तो स्टैटिक पोर्शन में अनुच्छेद 49 याद रखना है, ठीक है, जो क्या करता है, इस प्रकार के स्मारकों को प्रोटेक्ट करने का एक तरह से दावा करता है, या फिर
कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविज़न करता है। उसके बाद MSR एक्ट 1958 ऐसे प्राचीन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, और किसके थ्रू? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी याद रखनी है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी, वो भी इस MSR एक्ट 2010 के तहत, ठीक है। एक नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2010 में। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने कितने पॉइंट्स देखे? एक तो ये देख लिया, एक पॉइंट ये याद रखनी है। उसके बाद आपको MSR एक्ट 1958 आर्टिकल 49, उसके बाद हमने देखा कितनों को बाहर किया गया, 18, ठीक है। मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, याद रखेंगे। लुप्त प्राप्त अप्राप्त या फिर लुप्त प्राय जो शब्द है वो कैग ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में दिया था, ये याद रखनी है, ठीक है। और इनका प्रोटेक्शन अगर हटा दिया जाता है तो ये केंद्रीय लिस्ट से जब हटती हैं तो इनका जो संरक्षण है, इनके ऊपर खर्च है, वो हटा लिया जाता है, वहाँ पे शहरीकरण किया जा सकता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें इस टॉपिक से रिलेटेड थी, जिनको आप एटलीस्ट इनको तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। सुर्खियों में है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि बड़ा सुर्खियों में था इसका रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है। और आजकल और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह की, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, फलाना ढिमकाना, ठीक है, ब्राह्मणों ने जलाया या फिर किसने, बख्तियार खिलजी ने जलाया, ठीक है। तो ये सब कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम के आसपास रहना, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजगीर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद इसके अन्य संबंधित जो तथ्य हैं वो क्या हैं? नए नालंदा विश्वविद्यालय को अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नए नालंदा जो विश्वविद्यालय, तो अलग अलग सभ्यताओं के बीच, ठीक है, संवाद के केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। आधुनिक जो नालंदा विश्वविद्यालय है एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, ठीक है। तो नेट जीरो ग्रीन कैंपस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किया जाएगा उसमें पूरा कोशिश किया जाएगा कि कार्बन का एमिशन एकदम बिल्कुल लिमिटेड हो, ना के बराबर हो, ठीक है। उसके बाद यह नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया है, ये भी याद रखनी है। और नया परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की खंडहरों के निकट स्थित है। ऐसा नहीं कि खंडहरों के ऊपर, उसके निकट स्थित है, ठीक है। क्योंकि पुरानी चीज़ों को हम नष्ट करेंगे या फिर हटाएंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना, तो फिर वो नहीं करनी है उसको भाई, वो हमारा प्राचीन धरोहर है, भले ही नष्ट हो गया है लेकिन है, ठीक है। 2007 में फिलीपींस में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार किया जाए, जिसको हम रिन्यूएशन कहते हैं, प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी। कब? 2007 में, ठीक है। किसमें? फिलीपींस में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, ठीक है। तो 2007 में सबने सहमति जताई थी, क्योंकि आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय विशेषकर बौद्ध धर्म को लेकर, ठीक है, उस समय फेमस था, और वहाँ पे कई प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ही था, ठीक है। और बौद्ध धर्म पूरे एशिया में, पूरे चाइना वगैरह में, मतलब पूरे एशिया का मतलब समझ जाओ आप, ठीक है। और सेंट्रल एशिया, बहुत हर एक जगह पे बौद्ध धर्म उस समय मतलब अपनी चरम सीमा पे था, बहुत प्रसिद्धि थी, ठीक है। तो चर्चा पर चर्चा इसका विश्व स्तर पे है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी, जैसे स्टैटिक पोर्शन में प्रश्न जब पूछेगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमार गुप्त प्रथम ने इसको मतलब स्थापित करवाया था। 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र बना रहा, ठीक है। कब तक? 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि किसने स्थापित करवाया और कब ये स्थापित हुआ, तो दोस्तों 5वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे नालंदा जो महावीर के अवशेष हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। महाविहार का, सॉरी, यहाँ पे महावीर मैंने बोला, महाविहार है। बिहार मतलब वहाँ पे जैसे मठ के आसपास जहाँ पे लोग, जैसे मठ के लोग बैठते थे, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि पुजारी आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर मठ में रहने वाले मठाधीश कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी कह सकते हैं। अब यहाँ पे स्थापत्य कला की बात करें तो यह एक मठी यानी मोनास्टिक, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो ये एक मोनास्टिक यानी मठीय विश्वविद्यालय था। इसके संरचनात्मक अवशेषों में महाविहार, ठीक है, महाविहार और चैत्य शामिल हैं। महाविहार मतलब वही जैसे बौद्ध धर्म का जहाँ पे एक मठ लगता था वहाँ पे विहार बनाया जाता था, और वहाँ पे बैठ के जैसे चर्चा परिचर्चा या फिर किसी भी विषय को लेकर मतलब उस पर संवाद करना, ठीक है।
तो यहाँ पे आप महाविहार और चैत्य शामिल आप देखेंगे, ठीक है। तो महाविहार का मतलब क्या है, आवासीय शैक्षणिक भवन, ठीक है, और चैत्य विहार का मतलब है उपासना स्थल, ठीक है। तो इसके परिसर में महाविहार और चैत्य विहार शामिल हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे महाविहार कह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में क्या निम्नलिखित में के से क्या देखने को मिलता है। तो अगर आप चैत्य को ध्यान में नहीं रखते हैं तो केवल महाविहार पे ट्रिक करेंगे, है ना, कॉन्फिडेंस चैत्य को लेकर नहीं आएगा। तो चैत्य भी आपको याद रखनी है। इसमें स्तूप हैं, उपासना स्थल वही चैत्य हो गया, और स्टूको पाषाण एवं धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। देखिए, बहुत ज़्यादा जानने से अच्छा है आप सिर्फ उतना जानिए जहाँ से प्रश्न आपसे बने, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो स्पीड आप फास्ट कर लीजिएगा। नालंदा की शैक्षणिक उत्कृष्ट और पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो मुख्य विषय हमने आपको बताया कि वेद, तीनों बौद्ध पंथ यानी थेरवाद, महायान और वज्रयान। तो देखिए यहाँ पे मुख्य विषयों में देखिए बौद्ध के ग्रंथ ही थे, लेकिन वेद भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो वेद हुए, तीनों बौद्ध पंथ यानी थेरवाद, महायान और वज्रयान, ठीक है, इनके बारे में ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा भी दी जाती थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण विषय थे उस समय। और इसके बाद हम आगे बढ़ें इसमें। अब थेरवाद के जनक के ऊपर या फिर इसकी परिभाषा पूछ लिया जाए स्टैटिक में, तो आप याद रखेंगे इसका अर्थ है बुजुर्गों का सिद्धांत। थेरवाद का मतलब क्या है दोस्तों, बुजुर्गों का सिद्धांत। बुजुर्गों का सिद्धांत का मतलब क्या है, जो हमारे एंसेस्टर हैं उनका जो प्रिंसिपल, उनकी जो थियरी है, ठीक है, उन वो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद महायान, संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है बड़ा वाहन, ठीक है। तो महायान का संस्कृत में क्या अर्थ होता है दोस्तों, संस्कृत भाषा में बड़ा वाहन। तो इसको हम जैसे मान लीजिए महायान जब आया था, ठीक है, तो एक बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। आपने अगर स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो ऐसा माना जाता था कि जो बोधिसत्व हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो भी अपना तपस्या करते हैं, जो भी मतलब पूजा करते हैं, जो भी या फिर ईश्वर में आस्था रखते हैं, या फिर निर्वाण के लिए जो भी कृत्य किया जा सकता है वो स्वयं करते हैं, और अपना कर्म का जो फल है वो अपने फॉलोअर्स को, ठीक है, अपने अनुयायियों को वो उनके लिए, उनके निर्वाण के लिए मतलब समर्पित करते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं महायान का कॉन्सेप्ट। और महायान को फॉलो करने वाले लोग दोस्तों वो परिवर्तनवादी थे, ठीक है, वो अष्टांगिक मार्ग पे चलने वाले लोग नहीं थे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा। उसके बाद वज्रयान की बात करें तो ये बौद्ध धर्म की एक तांत्रिक पंथ है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का तांत्रिक पंथ कौन है, वज्रयान, ठीक है। तो चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे प्रवेश की बात करें तो विश्वविद्यालय में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश होता था, ठीक है। और इसके अलावा प्रशिक्षित द्वारपालकों द्वारा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, ये भी आपको याद रखना है। जैसे आजकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, तो वैसे उस समय भी जो प्रशिक्षित द्वारपाल थे उनके द्वारा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, ठीक है। उसके बाद पुस्तकालय की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को काव्यात्मक रूप से धर्मगुंज या सत्य का शिखर कहा जाता था, ठीक है। तो आपसे टर्मिनोलॉजी पूछ ले कि धर्मगुंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या फिर सत्य का शिखर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय थे उनको काव्यात्मक उनका जो रूप था उसी को हम क्या कहते थे दोस्तों, धर्मगुंज या तो सत्य का शिखर, ठीक है। इस 9 मंजिला भवन में 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें रखी गई थी। सोचिए 9 मिलियन से अधिक यानी 90 लाख से अधिक पुस्तकें रखी गई थी। अब सोचिए कितनी अधिक पुस्तकें थीं, कितने ज्ञान का वहाँ पे, ज्ञान का सागर नहीं महासागर कहेंगे, ठीक है। तो उसको जला दिया गया। सोचिए भारत कितना, मतलब सोचिए 90 लाख पुस्तकें, मतलब कितना ज्ञान का भंडार होगा उन पुस्तकों में, है ना। तो ये राक्षसों का कार्य है, जला दिया लोगों ने। उसके बाद संरक्षक की बात करें तो यहाँ पे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी, ठीक है, और संरक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। पाल शासकों ने भी इसमें संरक्षण का कार्य किया। तो ये संरक्षण के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की बात कर लीजिएगा। उसके बाद पाल शासकों की बात कर लेंगे तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने प्रोटेक्ट किया, पाल शासकों ने, ठीक है। और अन्य लोगों ने भी किया था, ठीक है। और अलग अलग शासकों द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन मुख्यतः प्रश्न आप
कन्नौज के राजा और पाल शासकों में से पूछा जाए, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जो पाल वंश था उसके संस्थापक कौन थे, धर्मपाल, और जो वहीं पे नालंदा के बगल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ तो धर्मपाल का योगदान था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर पाएंगे। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने नालंदा में सारिपुत्र, क्या है दोस्तों, सारिपुत्र के चैत्य को चढ़ावा दिया था और वहाँ एक मंदिर बनवाया था। तो ये भी याद रखेंगे, ये ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम 1205 ईस्वी में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। किसने नष्ट किया दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। कब, 1205 में। 19वीं सदी के प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय को फिर से खोज करने का श्रेय फ्रांसिस बुकानन को दिया जाता है, ठीक है। तो 19वीं सदी के प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय की फिर से खोज करने का श्रेय फ्रांसिस बुकानन को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो अभी आपने इसका स्टैटिक पोर्शन और इसका करंट का पोर्शन दोनों देख लिया, ठीक है। तो इसको एक बारी ब्रीफ करते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम फिर से एक बारी प्रिसाइजली ब्रीफ करते हैं कि आपके दिमाग में चीज़ें टिकी रहें, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन करूँगा उसको आप रिकॉल करेंगे। जैसे सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राजगीर में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया है, परिसर का उद्घाटन किया, नए परिसर का। ऐसा नहीं है कि पुराने खंडर को हटा के उसके बगल में किया गया। तो आप लोकेशन याद रखेंगे, राजगीर बिहार में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया गया था या फिर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद के रूप में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसका रिजन्युएशन किस एक्ट के अंतर्गत हो रहा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत, ठीक है। तो ये भी याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2007 में फिलीपींस में एक बैठक हुई थी, एशियान शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के रिजन्युएशन यानी कि पुनरुद्धार के प्रस्ताव पे सबने सहमति जताई थी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 5वीं शताब्दी में, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसमें कि ये 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा, क्योंकि 1205 में वही क्या ही बताएं हम बख्तियार खिलजी को, ठीक है, तो उसने नष्ट करवा दिया। उसके बाद से अगर हम बात करें किस लिए ये फेमस था, इसके ऊपर तो हमने बात कर ही लिया है कि वेद, उसके बाद 3 बौद्ध जो पंथ थे, ठीक है, तो उनके जो मतलब शिक्षाएं थी उनको लेकर अब सोचिए 9 मिलियन यहाँ पे पुस्तक थी, यानी 90 लाख पुस्तकें थी, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थेरवाद, महायान, ठीक है, थेरवाद, महायान और वज्रयान, ठीक है, तो इनके महत्व को हमने समझा, इनका अर्थ क्या है उसको समझा, ठीक है, ये याद रखनी है। उसके बाद से हमने क्या देखा कि इसमें जो स्टूडेंट जैसे भाग लेते थे, यहाँ पे आपको घुमाया जा सकता है, तो योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता था और इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया जाता था, ठीक है। तो प्रशिक्षित जो द्वारपाल थे वो लेते थे टेस्ट, ठीक है। इसमें धर्मगुंज और सत्य का शिखर शब्दावली महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये क्या है, पुस्तकालय को काव्यात्मक रूप में, ठीक है, सजाया गया था, तो उसे धर्मगुंज या सत्य का शिखर कहा जाता था और उसमें 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तकें रखी गई थी, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से और इनके ऊपर हमने ब्रीफली चर्चा कर लिया, ठीक है। और 1205 में हमने देख लिया किसने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। और 2016 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। और एक चीज़ और भी हमको याद रखनी है कि इसका प्रोटेक्शन कन्नौज और पाल शासकों ने किया था, कन्नौज के प्रशासक, ठीक है, या फिर शासक हर्षवर्धन, और पाल शासकों ने इसको 8वीं से 12वीं शताब्दी तक प्रोटेक्ट किया, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए नालंदा विश्वविद्यालय के से रिलेटेड। इसमें आपने करंट और डायनेमिक दोनों पोर्शन देख लिया है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। चलिए इसमें हम अन्य टॉपिक न देखकर इसका स्टैटिक पोर्शन ना एक बारी कंप्लीट कर लेते हैं, क्या पता डेप्थ में जाके आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे नालंदा से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसने इसको क्विट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए। पाली भाषा में रचित जो बौद्ध साहित्य है उसके अनुसार महात्मा बुद्ध ने जो नालंदा लोकेशन था वहाँ की यात्रा
की थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य भी, जैसे नाम है उनका सारीपुत्र और मुगलान, ठीक है, ये भी नालंदा लोकेशन से ही थे। ठीक है, तो सारीपुत्र और मुगलान कहाँ से संबंधित थे? नालंदा से, जो कि उनके शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद जैन ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें महावीर वर्धमान की, ठीक है, तो इन्होंने नालंदा में 14 वर्षा ऋतुएं बिताई थी। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्टरी अगर एक स्टेटमेंट डाल दे उसमें, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछे नालंदा से रिलेट करके, तो हम ज़्यादातर हम गौतम बुद्ध को लेकर वहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहाँ स्टेटमेंट में महावीर वर्धमान आ गया तो फिर हम थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे, तो हम यहाँ पे अटक सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है, जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर वर्धमान ने नालंदा में 14 वर्षा ऋतुएं बिताई थी। ठीक है, उसके बाद नालंदा के प्रमुख शिक्षक में आपको पता है आर्यभट्ट, ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और शून्य के आविष्कारक यही हैं। ठीक है, आपको पता है इन्होंने नालंदा में ही अध्ययन किया और वहाँ पे अध्यापन भी किया था। ठीक है, नागार्जुन के बारे में बात करें तो ये बौद्ध महायान शाखा के एक दार्शनिक थे और नागार्जुन के बारे में, ठीक है, एक बात की जाती है, क्या भारत के आइंस्टीन के रूप में इनको जाना जाता है। और नागार्जुन जो है महायान की एक शाखा थी जिसको हम बोलते हैं शून्यवाद। ठीक है, तो शून्यवाद के ये प्रवर्तक या तो फिर जनक कह लें। ठीक है, तो नागार्जुन के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। उसके बाद एक है दिडनाक, ठीक है, ये तर्कशास्त्र दर्शन है, उसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो तर्कशास्त्र दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दिडनाक। ठीक है, ये भी नाम याद रखना है। धर्मपाल की बात करें तो ब्राह्मण विद्वान थे। उसके बाद अगर हम बात करें अभय कुमार गुप्त, ठीक है, अभयकर गुप्त हैं, कुमार नहीं है, तो अभयकर गुप्त एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक थे और इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इन्होंने एक ही साथ महाबोधि, नालंदा और विक्रमशिला मठों के मठाधीश के रूप में, ठीक है, कार्य किया था। ठीक है, नाम क्या है इनका? अभयकर गुप्त। ठीक है, नरोपा की बात करें तो ये तिब्बती परंपरा के तांत्रिक वंशावली से संबंधित थे और 1049 से लेकर 1057 के दौरान नालंदा के ये मठाधीश रहे थे। ठीक है, कहाँ से थे दोस्तों? ये तिब्बती परंपरा के तांत्रिक वंशावली से ये संबंधित थे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं तिब्बत से। ठीक है, तो नरोपा के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। नालंदा की यात्रा करने वाले जो विदेशी यात्री थे उसमें कौन कौन थे उन्हें भी जान लेते हैं। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीन विद्वान ई किंग और जुआन झांग, ठीक है, जिनको हम वेन सांग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कब? 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ई किंग और वेन सांग, जिनको हम जुआन झांग वहाँ के भाषा में बोलते हैं, ठीक है, ये नालंदा आए थे। नालंदा को तब नाला कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे 7वीं शताब्दी में नालंदा को नाला लोकेशन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जुआनजांग यानी कि हम बात कर रहे हैं वेनसांग की। ठीक है, इन्होंने योग होता है ना, उसमें सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कुलपति शिलभद्र के अधीन इन्होंने क्या किया था? नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, तो सर्वोच्च पदाधिकारी, योग के जो सर्वोच्च पदाधिकारी थे उनका नाम क्या था? कुलपति शिलभद्र। ठीक है, तो उनके अधीन इन्होंने नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। किसने? वेनसांग ने। आया कब था? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, तो हमें याद रखनी है चीज़ें। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने जान ली हैं और कुछ जान लीजिए, जैसे संरचना और निर्माण योजना। तो यह इमारत प्राचीन कुषाण स्थापत्य शैली में निर्मित है, कुषाण स्थापत्य शैली में। ठीक है, इसका निर्माण उत्तर दक्षिण दिशा में एक अच्छी योजना के तहत किया गया है। ठीक है, किया गया था, अभी तो भाई बख्तियार ने अपना कारनामा कर दिया है ना। उसके बाद अगर हम बात करें संरचनात्मक अवशेषों में विहार और चैत्य, इसके ऊपर हमने बात किया है, याद रखना है। विहार आवासीय शैक्षणिक भवन था और चैत्य क्या था? उपासना स्थल था। इसकी अनूठी विशेषताओं में बात करें तो पंचकोड़ी आकृति वाले चैत्यों का यहाँ पे उद्भव और स्थानीय बौद्ध मंदिरों पर इनके प्रभाव शामिल हैं। ठीक है, तो कौन से कोड़ी दोस्तों? पंचकोड़ी आकृति में चैत्य निर्मित थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें स्थापत्य कला संबंधित अगर इसका महत्व देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध तरीके से निर्मित प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में अगर हम बात करें योजनाबद्ध तरीके से निर्मित प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। अगर पूछे कि वर्तमान भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय ही था। ठीक है, अगर
पूछे कि अखंड भारत का, ठीक है, सबसे प्राचीन या फिर विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था, तो वो तक्षशिला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है, थोड़ा सा भी हम तक्षशिला के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें देख ली, नालंदा की जो स्टूको प्लास्टर विधि थी, इसने थाईलैंड के निर्माण विधियों को प्रभावित किया था। अब स्टूको में ये सब आप देख रहे हैं ना, तो ये स्टूको विधि से निर्मित है, ठीक है। उसके बाद इसकी धातु कला ने विद्वानों के जरिए मलय द्वीप समूह, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत को भी प्रभावित किया था। यहाँ की स्थापत्य कला बौद्धों की वैचारिक प्रणाली के बदलाव तथा महायान से वज्रयान की ओर झुकाव को प्रदर्शित करती है। स्थापत्य कला भी क्या करती है, बौद्धों के वैचारिक प्रणाली में बदलाव तथा महायान में वज्रयान की ओर झुकाव को यहाँ की स्थापत्य कला भी दिखाती है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बारे में आप याद रख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा अगर स्टूको के बारे में आपसे प्रश्न पूछे, ठीक है, तो पत्थर और कांसे से तैयार की गई एक नालंदा की मूर्तिकला है। सारनाथ की मूर्तिकला, सारनाथ की जो गुप्तकालीन बौद्ध कला से ये विकसित हुई थी। अगर आपसे पूछे जो स्टूको पद्धति है, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो इसमें पत्थर और कांसे से मतलब तैयार किया गया ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से ये विकसित हुई थी, कौन से, स्टूको पद्धति, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछे मुकुटधारी बुद्धा का चित्रण मतलब कब से देखा जाता है आमतौर पर, तो 10वीं शताब्दी के बाद से, ठीक है। मुकुटधारी बुद्धा का, ठीक है, चित्रण आप देखेंगे तो 10वीं शताब्दी के बाद से। तो ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे प्रश्न, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा हमने देख लिया है, ठीक है, तो सारी चीज़ें खिचड़ी ना हो जाए और आपने मैक्सिमम चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी आपने देख ली है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो सकता है आज के दौर में, वो है श्री जगन्नाथ मंदिर। अब इसकी विशेषता क्या है, इससे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहली बात, श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो दोस्तों ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट, चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस मंदिर का एक पवित्र रत्न भंडार कक्ष है और इसका एक द्वार है जो 46 साल बाद फिर से खुला है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में है। अब आपके दिमाग में होगा कि पवित्र जो रत्न भंडार कक्ष है ये क्या है, तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। चले हम इसमें कुछ और स्टैटिक पोर्शन देखते हैं। जैसे आपसे प्रश्न बनता है कि ब्लैक पगोड़ा या वाइट पगोड़ा किससे संबंधित है, तो दोस्तों वाइट पगोड़ा तो श्री जगन्नाथ मंदिर हो गया। आप मुझे ब्लैक पगोड़ा किसको कहते हैं, किस मंदिर को, किस स्ट्रक्चर को या किस स्थापत्य को, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो पूरी उड़ीसा में ये स्थित है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ जो टेम्पल है वो किस देवता के लिए डेडिकेटेड है, तो दोस्तों ये भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री जगन्नाथ जी को पूजा जाता है। आप इनको कृष्ण के रूप में जान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना है इनके बहन का नाम जो देवी सुभद्रा है और इनके बड़े भाई भगवान बलभद्र यानी कि बलराम के रूप में आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो पवित्र त्रिदेव यहाँ पे मेंशन है। अब ये क्यों मेंशन है आगे हम समझते हैं। देखिए जो रत्न भंडार में पवित्र अगर बात करें रत्नों की, ठीक है, तो ये इन त्रिदेवों के रत्न इसमें मौजूद हैं, ऐसी बातें आप जान लीजिए, ठीक है। तो रत्न भंडार का महत्व क्यों है, 46 साल बाद इसका पटद्वार खुला है, तो ये चीज़ें आपने याद रख ली। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी, कब करवाई थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्व गंग वंश के प्रथम जो शासक थे उनका नाम था राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव, ठीक है। तो इन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में करवाई थी। उसके बाद से अब क्या इंपॉर्टेंट है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की जो स्थापत्य है, जो इसकी कला शैली है, किस स्थापत्य कला शैली में इसकी स्थापना हुई है, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये कलिंग शैली में निर्मित है और जो कलिंग शैली है दोस्तों ये नागर शैली का एक उप शैली है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको द्रविडियन शैली वैसा शैली देके कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये नागर शैली का एक उप शैली है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मंदिर के मुख्यतः 4 भाग हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 भागों की विशेषता की बात करें तो इसमें विमान है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसी को हम शिखर या विमान के रूप में जानते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आपसे क्या प्रश्न बनेगा, जो विमान है वो, जैसे मान लीजिए आपने देख लिया कलिंग शैली, तो कलिंग शैली में भी किस तकनीकी से या फिर उसमें कौन सी पद्धति है। देखिए 2 पद्धति यहाँ पे कलिंग शैली की यूज की गई हैं। तो अगर हम बात करें विमान का निर्माण, तो इसका निर्माण रेखा देउल में बना है, ठीक है। तो रेखा देउल में कलश होता है और इसमें एक आमलक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और विमान एक कर्विक स्ट्रक्चर के रूप में है, आप कह सकते हैं वक्राकार मीनार के समान है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने विमान के रूप में जान ली, यानी कि ये वाला पोर्शन आपने देख लिया। अब दूसरा पार्ट क्या है, जगमोहन। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जगमोहन, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, जगमोहन। अब ये है क्या और इसका निर्माण क्या है, तो ये पीठा देउल के रूप में है, ठीक है। और इसका जो शिखर है वो पिरामिड नुमा है। तो देखिए ये पिरामिड नुमा है ना, तो इतना ही याद रखिए, आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। नट मंडप, तो ये दर्शकों के लिए एक नृत्य कक्ष होता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना है, वो भी इसमें सम्मिलित है। उसके बाद भोग मंडप, तो जाहिर सी बात है विशिष्ट अनुष्ठान के लिए, और प्रसाद अर्पण समाकक्ष है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रख ली। इसके विशेषता में थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स है, उसको जान लीजिए, बस ये टॉपिक कंप्लीट। मुख्य मंदिर की जो बाहरी दीवार के दोनों तरफ भगवान विष्णु की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। दोनों ओर भगवान विष्णु की 4-4 आकृतियां उत्कीर्ण हैं, और इस प्रकार कुल मिलाकर भगवान विष्णु के 24 रूप यथा, ठीक है, यथा केशव, माधव, दामोदर, नारायण आदि को दर्शाती हैं। 24 रूप, ठीक है। तो 24 रूपों में आप याद रख सकते हैं केशव, माधव, दामोदर, नारायण। कई रूपों में आपने कृष्ण जी को देखा होगा, अगर आपने कृष्ण लीला देखा होगा तो, ठीक है। तो वो सभी रूपों को आकृति के रूप में, ठीक है, दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ रत्न भंडार के बारे में कुछ बातें हैं, जो मतलब जिसका पटद्वार 46 साल बाद खुला है, ठीक है। तो रत्न भंडार मंदिर के जगमोहन के उत्तरी छोर में स्थित है। मान लीजिए ये जगमोहन है, ठीक है, तो इसके उत्तरी छोर में स्थित है, ठीक है। एक चीज़ आपने जान ली, जगमोहन मंदिर का सभा कक्ष है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का क्या है, सभा कक्ष है। इसके 2 भाग हैं, पहला भाग बाहर भंडार यानी बाहरी कक्ष, और दूसरा भीतर भंडार यानी कि आंतरिक कक्ष है, ठीक है। तो ये बात हो रही है किसके बारे में, रत्न भंडार के, ठीक है। तो इसके 2 भाग हैं, पहला बाहर भंडार यानी बाहरी कक्ष है, और दूसरा भीतर भंडार है, आंतरिक कक्ष है। श्री जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग प्रसाद में से एक, जो मगाजी लाडू को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग मिला है, किसको, मगाजी लाडू को, ठीक है। और ये 56 भोग प्रसादों में से एक है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि मगाजी लाडू को जीआई टैग मिला है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, पुरी में। पुरी कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। और मगाजी लाडू उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है। कहाँ पे, ढेंकनाल जिला, ठीक है। तो जीआई टैग मिला है मगाजी लड्डू को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीआई टैग आपने एक टर्म इन्वायरमेंट या कह लें या ज्योग्राफी का भी देख लिया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। अगला टॉपिक है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि हम्पी में भारी वर्षा के कारण विरूपाक्ष मंदिर का एक सालू मंडप है, उसका एक हिस्सा ढह गया, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडप का एक हिस्सा ढह गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है। इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है, ये किस देवता को समर्पित है, तो दोस्तों ये हैं कौन से देवता, पंपापति, ठीक है। तो पंपापति हैं, और ये विरूपाक्ष शिव का ही एक रूप है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा हैं, ठीक है। तो देवी पार्वती को यहाँ पे पंपा के रूप में पूजते हैं, ठीक है। उसके बाद देवी पंपा को माता पार्वती का अवतार माना जाता है, ये चीज़ हमने देख ली। यह मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य यानी 14वीं ईस्वी से 16वीं शताब्दी, जो 16वीं ईस्वी थी, ठीक है, उसके बीच में ये हम्पी राजधानी थी, किसकी, विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो दोस्तों हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने, ठीक है। और उस समय शासनकाल किसका था, तो उस समय शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाए तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मंदिर हम्पी में स्मारकों के उस समूह का एक हिस्सा है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध है, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध है, याद रखना है।
यह मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा किसको, हमने जगन्नाथ मंदिर को देखा तो वो नागर शैली का एक उप शैली है, कलिंग शैली में निर्मित है। लेकिन विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस शैली की खास विशेषता क्या है, इसमें भव्य गोपुरम है, विमान है, जटिल नक्काशी है और स्तंभ या स्तंभ युक्त सभाकक्ष आदि हैं। ठीक है, तो ये विशेषता है इसकी। इसमें भव्य गोपुरम है, गोपुरम अभी हम देख लेंगे अगर कहीं पे आवश्यकता पड़ता है तो। ठीक है, अब मंदिर का इतिहास क्या है, अब यहाँ पे देखिए मंदिर का स्ट्रक्चर है, यहीं से हम समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य सदियों तक चलता था। ठीक है, चला था। अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे पहला मंदिर 740 ईस्वी में चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है जो विरूपाक्ष मंदिर का पहला हिस्सा था वो चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। उन्होंने दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की विजय की स्मृति में यह मंदिर निर्मित करवाया था। ठीक है, तो चालुक्य रानी लोक महादेवी ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल इन सभी राजवंशों ने मंदिर के विस्तार और अलंकरण में अपना योगदान दिया है। ठीक है, बात विरूपाक्ष मंदिर की हो रही है तो इसमें सबका योगदान है, पल्लव का भी है, चालुक्य का भी है, होयसल का भी है और चोल जैसे राजवंशों ने भी मंदिर के विस्तार अलंकरण में अपना योगदान दिया है। हालांकि इसका सर्वाधिक विस्तार विजयनगर शासकों ने कराया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। विजयनगर के संगम वंश के शासकों ने मंदिर को एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो विजयनगर का एक संगम वंश भी था, कई 3-4 वंशों में ये डिवाइड था। ठीक है, तो संगम वंश के शासकों ने मंदिर को एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए तुलु वंश भी विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, तो इसके शासकों ने मंदिर का सर्वाधिक विस्तार करवाया था। ठीक है, एक ने धार्मिक रूप में, ठीक है, धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया और तुलु वंश ने इसने क्या किया, मंदिर का सर्वाधिक विस्तार कराया था। ठीक है, अब इसमें देखिए कृष्णदेवराय, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध या फिर कह सकते हैं बहुत ही महान शासक थे। ठीक है, तो कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईस्वी तक इनका शासन था, ने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक सभा कक्ष के निर्माण के साथ साथ पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईस्वी और इन्होंने राज्यरोहण, ठीक है, राज्यारोहण यानी कि जब इनको शासन पे बिठाया जा रहा था उसके उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक सभा कक्ष का निर्माण करवाया, साथ साथ पूर्वी गोपुरम का भी निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब द्रविड़ मंदिर शैली की जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषता। ठीक है, अब उसकी विशेषता में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर मौजूद विमान सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये है मंदिर का गर्भगृह। ठीक है, और इसके ऊपर स्थित जो विमान है वो सबसे छोटा है। ठीक है, गर्भगृह मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा है। ये बात हो रही है किसके बारे में, विरूपाक्ष मंदिर के। ठीक है, अब यहाँ पे द्रविड़ स्थापत्य कला की बात हम करें, ये तो स्पेशली विरूपाक्ष के बारे में थी, लेकिन अगर हम जो द्रविड़ स्थापत्य है उसके बारे में बात करें, इसमें विमान जो है वो गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना है। ये जो है यही विमान कहलाता है। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है विमान। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, यह संरचना एक पिरामिड जैसी होती है। आप देख पा रहे हैं ये पिरामिड की तरह है। पिरामिड कैसे होता है, इस तरह से। ठीक है, और हमने क्या देखा था नागा शैली में, नागा शैली में आपने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे। ठीक है, मतलब थोड़ा वक्राकार ये आपने देखा था, ये वक्राकार थोड़ा सा देखा था। ठीक, उसके बाद यह संरचना एक पिरामिड जैसी होती है और इसकी योजना वर्गाकार होती है। ठीक है, ये जो योजना है ये तो वर्गाकार है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये पिरामिड की नुमा है। ठीक है, इसमें कई मंजिलें होती हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें कई मंजिलें हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसका आकार घटता जाता है। ये भी इसमें हमने देख लिया। इसमें स्तूपिका क्या है, एक बड़ा पत्थर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है और इसके ऊपर एक कलश रखा जाता है। ठीक है, और वो इसलिए कि इसकी हाइट बड़ी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। ठीक है, मंदिर परिसर का एक अगर देखें तो ये एक प्राचीर से घिरा होता है, मतलब एक चहरदीवारी, पत्थर की चहरदीवारी से घिरा होता है। ठीक है,
तो ये बात हुई विरूपाक्ष के बारे में, ठीक है, घिरा हुआ है। मंदिर में एक प्रवेश द्वार होता है जिसे हम गोपुरम कहते हैं। मुख्य मंदिर के विमान का आकार अगर बात करें तो सीढ़ीदार पिरामिड के समान है। ये बात हो रही है विरूपाक्ष के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सीढ़ीदार पिरामिड है। उल्लेखनीय है कि द्राविड़ शैली में निर्मित मंदिरों के जो विमान हैं वो नागा शैली में निर्मित मंदिरों के वक्राकार शिखरों की बजाय ये ज्यामितीय आकार में होते हैं, ये ज्यामितीय आकार में होते हैं। और हमने देखा था नागा शैली में वो कैसे होते हैं, वक्राकार, ठीक है। तो हमने देखा था किसमें, जगन्नाथ मंदिर में वक्राकार देखा था ना टॉप पे। ये चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद मंडप की बात करें तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है इसका निर्माण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की एकत्र होने या संगीत और नृत्य आयोजनों के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई मंडप की, ये जो आप देख पा रहे हैं। मंदिर परिसर में द्वारपाल की मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा मंदिर में एक बड़ा जलाशय भी निर्मित है। ये बात हो गई विरूपाक्ष मंदिर के बारे में, ठीक है। अब मंदिर स्थापत्य कला की जो अन्य शैलियाँ हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं ब्रीफली, है ना, संक्षिप्त में। तो नागा शैली ये उत्तर भारत की अधिकतर मंदिरों का निर्माण शैली इसी में हुआ है, ठीक है। तो उत्तर भारत की जो प्रमुख शैली है मंदिरों के निर्माण की वो है नागा शैली। पत्थर के चबूतरे पर मंदिरों का निर्माण हुआ है, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, पत्थर के चबूतरों पे ये मंदिरों का निर्माण, ठीक है। यही है नागा शैली। आप देखेंगे जब सारनाथ जाएंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम मंदिरें आपको, और या फिर अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे ही मंदिरें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये जो आप शिखर देख रहे हैं ये कैसा होता है, वक्राकार। ये भी आप देख रहे हैं कैसा है, वक्राकार ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देख के चलनी है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें पत्थर के चबूतरे पर मंदिरों का निर्माण हुआ है, इन पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस साइड से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं चढ़ने के लिए। आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा भी होगा अपने आसपास, क्योंकि अगर आप उत्तर भारत से हैं तो ये आप बिल्कुल देखे होंगे, है ना। जैसे आप अगर प्रयागराज में हैं तो हनुमान मंदिर आप जाते होंगे तो ये सारी संरचना आप देख पाएंगे, है ना। उसके बाद अगर एक पंचायतन शैली है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस शैली में मुख्य मंदिर का एक आयताकार चबूतरा, ठीक है, जो मंदिर होता है वो आयताकार चबूतरे पर बना होता है, क्योंकि ये है पंचायतन शैली, जिसके चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पंचायतन शैली में, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंदिरों के प्रांगण में जलाशय या तालाब निर्मित नहीं है, किसमें, नागा शैली की बात हो रही है। और इस शैली की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जमीन पर क्रूस आकार की संरचना होती है, और यह चौकोर मंदिर है, और प्रत्येक के सामने वाले हिस्से के मध्य भाग में रथक नामक कई क्रमिक चरण मिलते हैं। वक्रीय शिखर, घुमावदार शिखर धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ता हुआ ऊपर बढ़ता है और चोटी पर मिलता है, ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 ये चोटी पर मिलते हैं, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये हो गई वक्रीय शिखर की बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, शिखर की चोटी या शीर्ष भाग पर एक नालीदार चक्रिका होती है जिसे आमलक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने आमलक देख लिए पहले भी। आमलक पर उभादार वक्र बनाया गया होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा आमलक ऐसे उभादार वक्र बना था, इसके ऊपर भी कलश रखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है, उसके बाद सोमनाथ मंदिर है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद वेसा शैली की बात करें तो दोस्तों ये स्थापत्य शैली में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषता इसमें पाई जाती है। तो ये हो गया वेसा शैली। द्रविड़ियन शैली मुख्यतः आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संरक्षक। तो दोस्तों ये बात हो रही है विरूपाक्ष मंदिर की। तो चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासक। द्रविड़ शैली के विपरीत इस शैली में अगर बात करें तो गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ नहीं, ये बात हो रही है वेसा शैली की, ठीक है। तो वेसा शैली के चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासक क्या थे, संरक्षक थे, ठीक है। और द्रविड़ शैली के विपरीत इस शैली में गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ नहीं है। एहोल का जो लाड खान मंदिर है, बादामी के मंदिर हैं, पट्टदकाल के जो विरूपाक्ष मंदिर हैं, ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य जैसे क्रमिक राजवंश जिन्होंने मतलब अपने समय काल में अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। तो इन साम्राज्य के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा करें, ठीक है, तो यहाँ पे देख लें क्रमिक राजवंश। तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश ये किसके हैं, विजयनगर साम्राज्य के। 1336 और 1646 के बीच में ये फला फूला, ठीक है। और उसके बाद तालीकोट्टा का एक युद्ध होता है जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है।
तो आप हमें बताइएगा, जिसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, तो आप हमें बताएंगे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, संगम वंश हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा स्थापित हुआ था। सुलु वंश संगम वंश के पतन के बाद ये सत्ता में आया। तुलु वंश इनके शासनकाल में जो विजयनगर साम्राज्य है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, ठीक है, तुलु वंश के समय। और अराबिडु वंश इनका शासनकाल आंतरिक संघर्षों के बाहरी आक्रमण से ग्रसित था, ठीक है, तो आंतरिक संघर्ष थे और बाहरी आक्रमण से ये अराबिडु वंश ग्रसित था, ठीक है। तो 1336 से 1646 आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना है। अब साम्राज्य के विस्तार के बारे में अगर बात करें तो ये 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने शासनकाल के दौरान तुंगभद्रा और जो कृष्णा नदियां उनके बीच की भूमि यानी रायचूर दोआ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी, मैंने बताया था कृष्णदेव राय बहुत ही अपने समय के प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। तो 1512 ईस्वी में इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ये सब चीज़ें करी थी। 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों को विजयनगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी, ठीक है। तो 1514 ईस्वी की बात है। उसके बाद 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था, किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा, ठीक है। तो बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह इन्होंने पराजित किया था। राज्य व्यवस्था, अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो अमरनायक राज्य व्यवस्था थी। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राय या राजा द्वारा शासन के लिए क्षेत्र दिया जाता था। वे कर संग्रह करते थे। कौन? अमरनायक। आपसे टर्म पूछा जा सकता, यहाँ पे पूछा जा सकता है, अमरनायक कौन हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कर संग्राहक हुआ करते थे, कमांडर होते थे, ठीक है, और जिन्हें राय या राजा द्वारा शासन के लिए क्षेत्र दिया जाता था, ठीक है। तो राय अगर बोला जाए विजयनगर में, विजयनगर साम्राज्य में राय बोला जाए तो राजा ही है, जैसे कृष्णदेव राय, ठीक है। तो राय का मतलब राजा, ठीक है। उसके बाद वे जो अमरनायक हुआ करते थे, कर संग्रह करते थे, वे राजस्व का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए, हाथियों और घोड़ों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए, मंदिरों के रखरखाव के लिए और सिंचाई कार्यों के लिए अपने पास रख लेते थे, कर का कुछ हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे आयगार व्यवस्था भी थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है आयगार व्यवस्था किस साम्राज्य से रिलेटेड है? तो विजयनगर साम्राज्य से। अब इसमें क्या था? 12 पदाधिकारी होते थे जिन्हें सामूहिक रूप से आयगार बोला जाता था, ठीक है। और आयगार के रूप में कहीं कहीं आयगार आप देखेंगे, इसलिए आयगार आ रहा है, ठीक है। तो आयगार के रूप में जाना जाता था और उन्हें शासन द्वारा प्रत्येक आवंटित गांव में नियुक्त किया जाता था, ठीक है। और ये पद बाद में वंशानुगत भी हो गया था, ठीक है। तो गांव के लोग, ठीक है, गांव के मुखिया, जैसे मान लीजिए मुखिया के रूप में आयगार चुने जाते थे, ठीक है। और 12 पदाधिकारी इसमें होते थे। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं भू राजस्व जो प्रशासन था विजयनगर साम्राज्य का वो कैसा था। अब यहाँ पे देखिए अमरम और भंडारवाड़ा ये अमरनायकों के अधिकार वाली भूमि थी, ठीक है। तो हमने क्या बात करी यहाँ? अमरनायक क्या थे? कमांडर होते थे, ये कर वसूली करते थे और इनके अधीन, ठीक है, जो इनके अधिकार वाली भूमि थी उसको अमरम और भंडारवाड़ा कहते थे, ठीक है। तो अमरम और भंडारवाड़ा किससे संबंधित है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नायकों ने इन जमीनों पर खेती के लिए कनियालार की सेवा प्राप्त की थी, ठीक है। किसकी सेवा प्राप्त की थी? कनियालार की सेवा। मंदिरों को दिए जाने वाले कर मुक्त भूखंड की, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए किसी मंदिर को कोई मतलब कर मुक्त वाला भूखंड दिया गया तो उसको मान्या कहा जाता था, ठीक है। नायकों ने इन जमीनों पर जो खेती के लिए कौन सी सेवा प्राप्त की थी? तो दोस्तों कनियालार की सेवा प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है। स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण क्या हैं? तो दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर, हजाराम राम मंदिर, हम्पी परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर में भी स्थित है, ठीक है। तो ब्लैक पगोड़ा क्या है? आप उम्मीद करूंगा अब थोड़ा सा हिंट आपको मिल पा रहा होगा, है ना। तो विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर, हजाराम मंदिर, इसके मतलब स्थापना में, इनके विस्तार में इन्होंने योगदान दिया था। जैसे हमने बात किया था ना कि विजयनगर साम्राज्य का जो एक तरह से जो संगम वंश था, ठीक है, तो संगम वंश ने क्या किया? धर्म स्थली के रूप में, ठीक है, उसको विकसित किया। और जो तुलु वंश आया तो उसका विस्तार किया मंदिर का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने बात करी थी। साहित्य इससे रिलेटेड, अगर साहित्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के साहित्य, तो कृष्णदेव राय की साहित्यिक कृतियाँ जैसे अमुक्त माल्यद और जम्बावती कल्याणम, ठीक है, ये संस्कृत नाटक है और ये राज्य व्यवस्था पर रचना है। अमुक्त माल्यद, ठीक है। तो अमुक्त माल्यद किसकी रचना है दोस्तों? कृष्णदेव राय की एक साहित्यिक कृति है। और जाम्बवती कल्याणम एक सांस्कृतिक क्या है? संस्कृत नाटक है। किसका? कृष्णदेव राय का। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में
विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है। अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कृष्णदेव राय, ठीक है, उनके दरबार में विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। बहुत सारे एग्जाम में अष्टदिग्गज पूछा गया है, ठीक है। नवरत्न, अष्टदिग्गज, ठीक है, ये सारे टर्म आपको याद रखने होते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए जरा, जो नवरत्न थे वो किसके दरबार से संबंधित थे, ठीक है। चलिए, इतना कुछ जानने के बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो हाँ, तो दोस्तों अब हम देखेंगे सुर्खियों में रहे अन्य मंदिर एवं स्थापत्य में, ठीक है। जैसे गांधी सरोवर केदारनाथ मंदिर, ये क्यों सुर्खियों में था, क्या इसकी विशेषता है, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास स्थित गांधी सरोवर भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया, ठीक है। उसके बाद गांधी सरोवर को चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखनी है, चोराबाड़ी ताल के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है केदारनाथ मंदिर के पास स्थित गांधी सरोवर, ठीक है, जो भूस्खलन में हिमस्खलन की चपेट में ये आया है, ठीक है। आप यहाँ पे केदारनाथ का लोकेशन उत्तराखंड में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ज्योग्राफी में जाके ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो गांधी सरोवर को चोराबाड़ी ताल के रूप में भी जाना जाता है। गांधी सरोवर के बारे में बात करें तो इसका मूल नाम कांति सरोवर है। यह झील चोराबाड़ी बामक ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें गांधी सरोवर का, ठीक है, इसका कांति सरोवर इसका मूल नाम है। गांधी सरोवर गांधी जी के नाम पे पड़ा है। अब इसमें जो पानी आता है तो दोस्तों ये आता है चोराबाड़ी बामक ग्लेशियर से, ठीक है। तो बामक नहीं, ये नामक है, दैट्स मिस्टेक। तो चोराबाड़ी नामक एक ग्लेशियर है, इसलिए इसको चोराबाड़ी ताल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि इसी झील के पास भगवान शिव के सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था, ठीक है। तो भगवान शिव ने क्या किया था? सप्त ऋषियों को, ठीक है, और योग का ज्ञान दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो किस झील के पास? तो दोस्तों चोराबाड़ी ताल के पास, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर आप इस मैप में देख रहे हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे एक नज़र, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। केदारनाथ मंदिर के बारे में, अब यहाँ पे ये जो केदारनाथ मंदिर है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र उपासना स्थल हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या हैं, आप यहाँ पे, ठीक है, उनको चित्रित किया गया है, आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे एक बारी ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, तो सोमनाथ, ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल हो गया। उसके बाद अगर हम वहीं गुजरात के कक्ष में देखें तो नागेश्वर। उसके बाद हमने गुजरात में देख लिया नागेश्वर और सोमनाथ, है ना। तो हमने सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में देख लिया किनको? सोमनाथ को। नागेश्वर जी को देख लिया। दारुकावन गुजरात में, है ना, दारुकावन। अब इसको आप दारुकावन के नाम से जान सकते हैं, नागेश्वर। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 लोकेशन आप देख पा रहे हैं। एक तो त्र्यंबकेश्वर, जहाँ से आप देखेंगे गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक है। तो नासिक महाराष्ट्र में ये लोकेशन, ये तो आपको याद रहना है। उसके बाद भीमा शंकर, भीमा नाम की नदी भी है, ठीक है, तो पुणे महाराष्ट्र यहाँ पे है। उसके बाद अगर बात करें गृडेश्वर, ठीक है, गृडेश्वर है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को ये आप कह सकते हैं क्या, अभी हमने बात किया शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से गृडेश्वर है, ये औरंगाबाद में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है और महाकालेश्वर है। तो महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ओंकारेश्वर आपको खंडवा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उज्जैन में है महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर आपको खंडवा में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग आपने देख ली। उत्तर प्रदेश में बात करें तो काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और आपने उत्तराखंड में केदारनाथ तो देख ही लिया। उसके बाद हम बात करें झारखंड, जो देवघर में है वैद्यनाथ, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखनी है। उसके बाद से आ जाइए आप कहाँ पे, तेलंगाना में, तो मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है ये ज्योतिर्लिंग। उसके बाद आप देख पा रहे हैं रामेश्वरम, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इस तरह से 4 4 8 4 12, तो 12 आपने ज्योतिर्लिंग देख लिए, ठीक है। और आपने केदारनाथ का भी ज्योतिर्लिंग देख लिया यहाँ पे, ठीक है। इनको आप एक बारी फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, यह उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में शामिल 4 पवित्र स्थलों में से एक है। कौन? बद्रीनाथ। अब यहाँ पे अन्य 3 पवित्र स्थल धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं लोग धाम करने। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो है सोमेश्वर मंदिर। अब सोमेश्वर मंदिर अभी संगमेश्वर मंदिर है, हमने सोमेश्वर बोला, दैट्स माय मिस्टेक। तो हम संगमेश्वर टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। ये कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। ठीक है, तो संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हुआ किसके कारण? कृष्णा नदी के बाढ़ में। तो आपसे एक प्रश्न तो यही पूछ लिया जाएगा कि संगमेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों कृष्णा नदी के। ठीक है, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी। महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। फिर ये कहाँ पे जाती है? तो दोस्तों ये जाती है कर्नाटक। कर्नाटक से जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में बाउंड्री बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिर जाती है। ठीक है, इसका संक्षिप्त परिचय रहा। अब इसके बारे में देखें, ये मंदिर आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सी मंदिर? संगमेश्वर मंदिर। ठीक है, अब यह मंदिर हर साल श्रीशैलम बांध के बैक वाटर में डूब जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, श्रीशैलम बांध भी वहीं पे है। तो आपसे श्रीशैलम बांध के ऊपर भी प्रश्न पूछे तो आपको जवाब देना है। ठीक है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद से संगमेश्वर मंदिर के बारे में कुछ विशेषता, जैसे यह मंदिर नागा शैली में बना हुआ है। अब सोचिए, ये आंध्र प्रदेश में होते हुए नागा शैली में बना हुआ है। ठीक है, और भगवान शिव का ये मंदिर है। देखिए, मुख्यतः जो उत्तर भारत की मंदिर है वो नागा शैली में, लेकिन ये है तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में है ना, फिर भी ये नागा शैली में बना है संगमेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण चालुक्य राजवंश द्वारा कृष्ण और भवनासी नदियों के साथ साथ 5 अन्य सहायक नदियों वेड़ी, तुंग, भद्रा, विमृति और माला पहाड़िणी के संगम पर किया गया था, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नदियों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर, क्या कि जो चालुक्य राजवंश है, ठीक है, तो उसने किन नदियों के संगम पे इसकी स्थापना करी? तो कृष्णा और भवनासी नदियों के साथ साथ 5 अन्य सहायक नदियों जैसे वेड़ी, तुंग और भद्रा। देखिए, तुंग और भद्रा मिल जाती हैं तो तुंग भद्रा हो जाती हैं। ठीक है, वेड़ी को आप अलग से याद रखेंगे, भीमरथी और माला पहाड़िणी। ठीक है, तो ये नदियों के संगम पे स्थित है कौन? संगमेश्वर मंदिर। ठीक है, और ये श्रीशैलम बांध के बैक वाटर में ये डूब जाता है और ये डूबा हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। भारत में अन्य संगमेश्वर मंदिर, तेलंगाना में स्थित एक श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी मंदिर है, तमिलनाडु में एक भवानी संगमेश्वर मंदिर है, कर्नाटक में संगमेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानना। ये मंदिर पट्टदकल में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध स्मारकों के समूह में सम्मिलित है। कौन सा? कर्नाटक का जो संगमेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो आपने भारत में अन्य संगमेश्वर मंदिर भी देख ली, आंध्र प्रदेश में तो न्यूज में है। ठीक है, तेलंगाना में श्री केतकी संगमेश्वर मंदिर है, भगवान संगमेश्वर भवानी संगमेश्वर मंदिर आपने तमिलनाडु में देख ली, आंध्र प्रदेश में संगमेश्वर मंदिर देख ली, और एक कर्नाटक में संगमेश्वर मंदिर है, और जो पट्टदकल में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया। अब हम थोड़ा कामाख्या मंदिर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये चर्चा में क्यों है, क्या इसकी विशेषता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा भी गया यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, ये टर्मोलॉजी कि अंबुबाची मेला, ठीक है, कहाँ पे लगता है, किस मंदिर में लगता है? कामाख्या देवी मंदिर में। ठीक है, यहाँ हर साल अंबुबाची मेला का आयोजन होता है। इसे देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला के उपलक्ष्य में मतलब आयोजित किया जाता है, जैसे आप जानते हैं मासिक धर्म। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में। ठीक है, और वहाँ पे एक तरह से ये जागरूकता का टॉपिक है, उससे भेदभाव ना की जाए। ठीक है, क्योंकि भाई उसी से तो जीवन का निर्माण है ना, वो ना हो तो फिर मनुष्य का मतलब एक तरह से मतलब अस्तित्व ही खत्म है ना। तो उससे भेदभाव, छुआछूत या फिर उसे मतलब गलत नज़रों से उन चीज़ों को नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कामाख्या मंदिर के बारे में। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में जो नीलाचल पहाड़ी है, ठीक है, यानी कि जो कामगिरी है उस पर अवस्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से। ठीक है, और करंट अफेयर में आर्ट एंड कल्चर की दृष्टिकोण से तो याद रखिएगा, गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी यानी कामगिरी पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मूल मंदिर को काला पहाड़ ने नष्ट कर दिया था। किसने? काला पहाड़ ने। अब ये काला पहाड़ कोई दुष्ट होगा, है ना, तो मूल मंदिर को इसने नष्ट किया था। अब ये काला पहाड़ कौन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। 16वीं शताब्दी के मध्य में कोच राजवंश द्वारा इसका क्या किया गया? पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद
इस मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की नीलाचल शैली में किया गया है। किस शैली में? वास्तुकला की नीलाचल शैली। और कौन सा पर्वत है, कौन सी पहाड़ी है? नीलाचल पहाड़ी, और उसको हम कामगिरी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापत्य शैली ऊपरी बर्मा है। ठीक है, ऊपरी बर्मा और बंगाल की जो पाल शैली है। ठीक है, तो ऊपरी बर्मा और बंगाल की पाल शैली में, ठीक है, इसका निर्माण हुआ है। ये मिश्रित होकर अहोम स्थापत्य शैली के रूप में विकसित हुई। ठीक है, तो आपको पता है असम में अहोम राजवंश फला फूला था, तो ये अहोम स्थापत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। ऊपरी बर्मा और बंगाल की पाल शैली से मिश्रित हुआ ये। ठीक है, और ये है कामाख्या देवी मंदिर जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से इसकी कुछ विशेषता आपने देख ली। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या मंदिर वाली, ठीक है, जो जगह पर देवी सती के शरीर का योनि वाला भाग गिरा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे योनि पूजा भी होती है। ये चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, यह स्थान तांत्रिक पूजा होता है उसका भी केंद्र है। यह मंदिर आर्य और अनार्य दोनों समुदायों की मान्यताओं एवं प्रथाओं का केंद्र है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। ठीक है, इसके बारे में ये क्यों चर्चा में है, क्या इसकी विशेषता है? केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले को कोस्या कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम के रूप में, मतलब एक प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी। ठीक है, इसको फिर से हम पढ़ते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने क्या किया, उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले की जो जोशीमठ तहसील का नाम बदल के उसका नाम क्या कर दिया, ज्योतिर्मठ। ठीक है, पहले क्या नाम था, जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ तहसील का नाम चमोली जिले का जो तहसील था केंद्र सरकार ने बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया। और नैनीताल जिले की जो कोस्या कुटोली तहसील था, कौन सा, कोस्या कुटोली तहसील, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कैंची श्री कैंची धाम। ठीक है, इसकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यह है जोशीमठ जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखें ज्योतिर्मठ के बारे में। ये 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा देश भर में स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में दार्शनिक थे जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। इन्होंने देश भर में 4 प्रमुख मठों की स्थापना करी थी, जिसमें से एक ये भी है। ठीक है, कौन, ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से इन मठों की स्थापना की थी। ठीक है, अब अद्वैत वेदांत दर्शन क्या होता है कि मतलब क्या है, अद्वैत क्या है, ब्रह्म और आत्मा की बात करें तो दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, उसके उद्देश्य से इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी। तो एक तो आपने देख लिया ज्योतिर्मठ। ठीक है, 3 मठ और हैं। ठीक है, एक है श्रृंगेरी मठ। ठीक है, और 2 और मठ हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मठों की स्थापना की थी। अद्वैत वेदांत दर्शन वास्तव में वेदांत का एक रूप है, इसे अद्वैतवाद दर्शन कहा जाता है। ठीक है, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार केवल ब्रह्म अंतिम सत्य है और परिवर्तनशील दिखने वाला संसार केवल ब्रह्म की माया है। तो मैंने बताया, ठीक है, ब्रह्म का स्वरूप और आत्मा के स्वरूप को एक ही माना है और आत्मा यथार्थ रूप से ब्रह्म से अलग नहीं है। ठीक है, यही बात इन्होंने कही थी। ब्रह्म वास्तव में उत्तर वैदिक काल का परम परालौकिक और अंतर्यामी ईश्वर है। ठीक है, तो ब्रह्म वास्तव में क्या है, उत्तर वैदिक काल का परम पारलौकिक और अंतर्यामी ईश्वर है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने खूब प्रसारित किया। ठीक है, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, आदि शंकराचार्य ने। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसका नाम बदला है, जोशीमठ से इसका नाम ज्योतिर्मठ हो गया। उसके बाद कोस्या कुटोली तहसील का नाम बदलकर अब क्या हो गया, श्री कैंची धाम। ये इसलिए न्यूज में था और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है। स्थापना 8वीं शताब्दी। ठीक है, और दार्शनिक आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, और इनके अद्वैत सिद्धांत को याद रख लेना। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में अमरकल्प वृक्ष नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। किस वृक्ष के नीचे दोस्तों, अमरकल्प वृक्ष नामक वृक्ष के नीचे। ठीक है, और इस स्थान को भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन निवास के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन निवास के रूप में किसे जाना जाता है, ज्योतिर्मठ को। ठीक है, और यहाँ नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली पर्वतारोहियों के लिए एक आधार शिविर भी है।
ठीक है। तो नंदा देवी पर जाते हैं लोग पर्वतारोही अपना यात्रा करने, ठीक है। तो उनके लिए आधा शिविर भी है। इतनी सारी बातें आपने इसमें देख ली और याद रख। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अलगर मंदिर तमिलनाडु में ये क्यों चर्चा का विषय था और क्यों महत्वपूर्ण है इसके ऊपर। तो वैगई नदी से भगवान कल्लालगर की शोभा यात्रा पूर्ण होने के साथ ही जो चितराई उत्सव है वो संपन्न हुआ, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। तो हमने देखा वैगई नदी, तो वैगई नदी क्यों फेमस है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है और कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने नदियों वाले सेक्शन में वैगई नदी के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप यहीं पे देख पा रहे हैं, लोकेशन पूछे तो तमिलनाडु, ठीक है। तो वैगई नदी कहाँ पे बहती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में बहती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अलगर मंदिर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सा शोभा यात्रा पूर्ण होने के साथ चितराई उत्सव संपन्न हुआ, तो चितिराई, ठीक है, चितिराई उत्सव, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये अलगर मंदिर तमिलनाडु की एक क्या है, शोभा यात्रा है, ठीक है। तो ये चितिराई उत्सव हमने देख लिया किससे, और वैगई नदी से भगवान कल्लालगर की शोभा यात्रा पूर्ण हुई थी, ठीक है। तो इसको हम चितिराई उत्सव को अलगर मंदिर से जोड़ के याद रखेंगे। अब मंदिर के बारे में, ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में आलगर पहाड़ियों की तलहटी में अवस्थित है, ठीक है। तो आलगर की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों, तो ये आलगर की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती हैं। और ये मंदिर किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे, कहाँ पे है, तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट में। ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 अधिष्ठानों यानी दिव्य देशम में से एक है, ठीक है। तो 108 अधिष्ठानों में से एक है, किनके, भगवान विष्णु के, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, अगर भगवान अलगर की बात हो या फिर भगवान कल्लालगर की बात हो, तो ये भगवान विष्णु की ही बात हो रही है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा कल्लालगर के नाम से की जाती है। किस नाम से दोस्तों, कल्लालगर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। मंदिर में 6 गलियारे हैं, कितने गलियारे हैं, 6 गलियारे हैं जो किले की प्राचीरों से घिरे हुए हैं। इस मंदिर का उल्लेख तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम और अलवार संतों के भजनों में की जाती है। तो दोस्तों ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। महाकाव्य ये है तमिल का एक शिल्पाधिकारम, ठीक है। इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछा गया कि शिल्पाधिकारम किसकी रचना है, शिल्पाधिकारम में क्या है, ठीक है। और जो अलवार संत हैं, अलवार कौन होते थे, देखिए अलवार जो विष्णु के उपासक होते थे, ठीक है, तो उनको अलवार कहा जाता था। और जो भगवान शिव के उपासक होते थे दक्षिण भारत में, उनको नैनार कहा जाता था, ठीक है। तो भगवान विष्णु के, देखिए अलवार आप रटना नहीं है, आप नैनार याद रख लीजिए। देखिए भगवान शिव के पास बीच में एक नैन और है, तो नैनार अब आपको कभी नहीं भूलेगा। अब जब अलवार आपको पता ही चल गया, जब नैनार चले गए शिव के उपासक, ठीक है, तो अलवार हो गए विष्णु जी के उपासक, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे ट्रिक करके याद रखनी होती हैं। मंडप के स्तंभों को नायक कला शैली में अलंकृत किया गया है, ठीक है। किस कला शैली में दोस्तों, नायक कला शैली में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया, मंडप के जो स्तंभ हैं वो नायक कला शैली में अलंकृत हैं। और ये आप देख रहे हैं अलगर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु के मदुरई में, ठीक है, अलगर पहाड़ियों के बीच में, वैगई नदी के किनारे। और यहाँ पे एक उत्सव होता है जिसका नाम है चितिराई उत्सव, ठीक है। ये सभी फैक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट हो गए। अब हम चलिए बात करते हैं श्री माधव पेरुमल मंदिर के ऊपर, ठीक है। तो श्री माधव पेरुमल मंदिर काफ़ी हद तक जो भवानी सागर बांध है उसके कारण डूबा हुआ था, इसलिए ये चर्चा में है। इस मंदिर में पाए गए अभिलेखों में 1000 साल पुराने व्यापार मार्ग का पता चलता है। कितने पुराने, 1000 साल पुराने व्यापार मार्ग। तो दोस्तों इसके ऊपर प्रश्न पूछना थोड़ा सा संभावित है, ठीक है। तो ये मार्ग जो है ये भवानी नदी और मोया नदी को पार करके जाती थी, ठीक है। ये मार्ग जो अभिलेखों में पाई गई है। अब इस मार्ग से जो पश्चिमी तमिलनाडु का कोंगू क्षेत्र है वो जुड़ता था दक्षिण कर्नाटक और केरल से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, किससे जुड़ता था, दक्षिण कर्नाटक और केरल से। कौन सा मार्ग, जो अभिलेखों में पाया गया है ये पुराना व्यापार मार्ग, ठीक है। 1338 ईस्वी में वीर सिद्ध केततया दंडनायक ने श्री माधव पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। नाम बड़ा अजीब है, सिद्ध केततया दंडनायक, कब, 1338 में, ठीक है। उसके बाद ये मंदिर जो है ये तोंडरेश्वर मुदियार को समर्पित है, जो भगवान शिव का ही एक रूप है। ये चीज़ आपने जान ली। इस मंदिर का जो क्षेत्र है ये होयसल शासकों के अधीन था, ठीक है। तो श्री माधव पेरुमल मंदिर क्यों चर्चा में रही, क्योंकि जो भवानी सागर बांध है उसके कारण ये डूबा हुआ था, ठीक है। एक विशेषता आपने मतलब चर्चा में क्यों था ये जान ली। उसके बाद
ये मंदिर जो है इसके अभिलेखों में हमने क्या देखा, 1000 साल पुराने व्यापारिक मार्ग के बारे में चर्चा मिलती है। ये मार्ग किसको जोड़ती है कि नदियों को पार करके जाना पड़ता था, भवानी नदी और मोयार नदी को पार करके जाना पड़ता था, और ये पश्चिम तमिलनाडु का जो कोंगू क्षेत्र है उसको जोड़ता था। कौन सा जो व्यापारिक मार्ग है, दक्षिण कर्नाटक और केरल को। ठीक है, ये चीज़ें हमने जान ली। इसको ये जो मतलब होयसल शासकों के अधीन था ये मंदिर, ये भी जान लिया। ठीक है, आइए बात करते हैं केसरिया स्तूप के बारे में और क्यों चर्चा में है ये केसरिया स्तूप जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। केसरिया स्तूप के बारे में क्या है, ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ये जो केसरिया स्तूप है ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। संरचना इसकी आकृति गोलाकार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे ईंट, मिट्टी और चूने के मोर्टार से बनाया गया है। ठीक है, इसमें ईंट प्रयोग हुआ है, मिट्टी प्रयोग हुआ है और चूने का मोर्टार प्रयोग हुआ है इसके निर्माण में। इसकी ऊंचाई 104 फीट है, मतलब काफ़ी हाइट है इसकी, 104 फीट है ना, अच्छी खासी हाइट है। ठीक है, इस तरह यह जावा यानी इंडोनेशिया में स्थित विश्व धरोहर स्मारक बोरोबुदुर स्तूप से भी ऊंचा है। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये विश्व धरोहर स्मारक है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जावा में। ठीक है, क्या नाम है, बोरोबुदुर स्तूप। लेकिन जो केसरिया स्तूप है ये बिहार के कहाँ पे है, बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में। ठीक है, भारत की अगर बात करें यात्रा करने वाले चीनी यात्रियों में तो फाहयान 5वीं शताब्दी ईस्वी और वेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी ने इस स्तूप का उल्लेख किया है। ठीक है, तो केसरिया स्तूप का उल्लेख किसने किसने किया है, फाहयान जिसने 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का यात्रा किया था। उसके बाद वेनसांग आया था, कब, वेनसांग आया था 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, और सोलभद्र से शिक्षा भी प्राप्त करी थी, ये चीज़ हमने डिस्कस की है ना। तो इस स्तूप का उल्लेख इन दोनों ने किया, फाहयान और वेनसांग ने। ये कहाँ से आए थे, चीनी यात्री थे। ठीक है, पहले कौन आया, फाहयान 5वीं शताब्दी ईस्वी में। महत्व क्या है, ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण उस स्थान की याद में किया गया था जहां भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश दिया था। कौनवा उपदेश दोस्तों, 22वां उपदेश। ठीक है, और उसकी याद में इस स्तूप का निर्माण किया गया था। इसी जगह पर उन्होंने अपनी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी भी की थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भगवान बुद्ध ने यानी कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, अपने मृत्यु की भविष्यवाणी। ठीक है, उसके बाद जब बुद्ध केसरिया की यात्रा पर आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, कौन, भगवान बुद्ध। ठीक है, और इस घोषणा का अंकन केसरी स्तूप पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इन्होंने बताई हैं। उसके बाद इसी दौरान बुद्ध ने लिच्छवियों को भिक्षा पात्र देकर उन्हें वैशाली लौट जाने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे ये किस स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिच्छवियों को भिक्षा पात्र देकर भगवान बुद्ध ने या फिर महात्मा बुद्ध ने वैशाली लौट जाने के लिए कहा था। तो दोस्तों ये है जो केसरी नाम का जो लोकेशन है। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे है केसरी स्तूप। ठीक है, और ये कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य छोटे मोटे टॉपिक पे। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रावली गुफा परिसर के ऊपर। तो बुद्ध के आगमन की स्मृति में लिच्छवियों ने यहाँ स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया, लिच्छवियों ने। ठीक है, उसके बाद उस समय के साथ मौर्य, शुंग व कुषाण काल के दौरान इसमें कई परिवर्तन किए गए। यानी मौर्य वंश के दौरान, शुंग वंश के दौरान, कुषाण वंश के दौरान इसमें कई परिवर्तन किए गए और यह अत्यंत ईंट निर्मित स्तूप बन गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रवली गुफा परिसर। ये क्यों न्यूज में है, इसके ऊपर बात। देखिए हमें समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, अब चंद्रवली गुफा परिसर किसने न्यूज में है। तो दोस्तों यह गुफा परिसर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। पहली बात। ठीक है, देखिए अभी आपने देखा था पेट के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसे लोकेशन का नाम दिया था जो कि अनसुना, अनकहा था। ठीक है, तो यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये गुफा परिसर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है, चंद्रवली गुफा परिसर। ठीक है, और यह अपनी मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता के कारण चर्चा में रहा। चंद्रवली गुफा परिसर के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति
तो यह प्रागैतिहासिक काल का है। ये जो चंद्रवली गुफा परिसर है ये प्रागैतिहासिक काल का है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, बहुत प्राचीन, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो प्रागैतिहासिक काल का है, यहाँ लौह युग की मानव बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसे अनकली मठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अनकली मठ को किस मतलब किस गुफा परिसर को अनकली मठ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों चंद्रवली गुफा परिसर को। अब इसकी भौतिक विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ एक गुफा कक्ष में उपासना स्थल है, ठीक है, और जिसमें एक शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। इसके अलावा आंगुतकों और साधुओं के लिए एक एक कक्ष, एक बैठक या स्वागत कक्ष, एक शयन कक्ष और आंतरिक हौज से जुड़ा जल का निर्गम द्वार और एक पुस्तकालय शामिल है। अब बताइए इसमें, ठीक है। आप सोचिए उस समय इस गुफा परिसर का निर्माण जिन्होंने करवाया होगा, इतनी सारी चीज़ें, इतना स्ट्रक्चर जिसने तैयार करवाया होगा, है ना, तो सोचिए कितना मेहनत किया गया होगा इसको बनाने में। भाई ये प्रागैतिहासिक काल का है जो अभी तक है, ठीक है, तो मजबूत है। अब इसमें हमने ये चीज़ें देख ली। भौगोलिक अवस्थिति इसकी, ये दो विशाल एकास्म चट्टानों के बीच स्थित है। अब एकास्म चट्टान मतलब मोनोलिथिक, मतलब दो ऐसे पत्थर हैं जो सिंगल सिंगल रूप में है, ठीक है। अब ये चीज़ें पता चल गई। यह परिसर 3 पहाड़ियों चित्रदुर्ग, किरबनकल्लू और जोलागुड्डू, ठीक है, जोलागुड्डा, तो चित्रदुर्ग, किरबनकल्लू और जोलागुड्डा से घिरा हुआ है। ये भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन? चित्रदुर्ग, किरबनकल्लू और जोलागुड्डा। राजवंश और कलाकृतियाँ यहाँ की। इस गुफा परिसर से सातवाहन, होयसल, विजयनगर, रोमन और चीनी शासकों के सिक्के तथा चित्रित मृदभांड और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हमने कौन कौन से वंश देख लिए? सातवाहन, होयसल, विजयनगर, रोमन और चीनी शासकों के सिक्के, ठीक है। तो रोमन और चीनी शासकों के सिक्कों से कंफ्यूज नहीं होना है भाई, प्रागैतिहासिक काल का है, आए होंगे उसके बाद इस गुफा परिसर में गए होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चीज़ें छूट गई होंगी, मिल गई होंगी, छोड़ दिया होगा, है ना। तो सातवाहन, होयसल, विजयनगर, रोमन और चीनी शासकों के सिक्के तथा चित्रित मृदभांड और अभिलेख यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कदम, यहाँ पे देखिए, कदम वंश के राजा मयूर शर्मा 450 ईस्वी का एक शिलालेख इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, ठीक है। तो कदम वंश के राजा मयूर शर्मा का एक 450 ईस्वी का एक शिलालेख है जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। मतलब जो मयूर शर्मा थे, इन्होंने एक शिलालेख में इसकी महत्ता को, ऐतिहासिक महत्ता को लिखा हुआ था, ठीक है। पौराणिक रूप से ये कुंतल के राजा जो चंद्रहास से हैं उनसे जुड़ा हुआ है। कुंतल के राजा चंद्रहास से जुड़ा हुआ है पौराणिक रूप से, ठीक है। और इसकी वजह से ये स्थल पौराणिक माना जाता है। कौन? चंद्रवली गुफा परिसर, ठीक है। तो कुंतल के राजा चंद्रहास थे, उनसे जुड़ी हुई है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। सांस्कृतिक महत्व क्या है? माना जाता है कि इसका उपयोग अनकलगी के संतों द्वारा ध्यान लगाने के लिए और संभवतः एक शैक्षिक केंद्र यानी गुरुकुल के रूप में किया जाता था, ठीक है। किनके? अनकली के संतों के द्वारा ध्यान लगाने के लिए और एक गुरुकुल के रूप में, ठीक है। किसका? चंद्रवली गुफा परिसर का उपयोग, ठीक है। तो इतना कुछ आपने जान लिया चंद्रवली गुफा परिसर के बारे में, ठीक है। अब आप मुझे एक बारी कमेंट करके बताइए, जो चंद्रवली गुफा परिसर है ये कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? देखिए